हेलो। हाय, इज दैट डॉक्टर सोनल? डॉक्टर सोनल, आई एम सो सॉरी, मैं आपको ऐसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैं ब्लड डोनेट करना चाहता था। सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था, अगर आप सिर्फ 2 मिनट दे सके, कि ये ब्लड डोनेट करने का क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है? See, there are certain parameters that we look like. अगर आप सबसे पहले अपनी एज अगर देखते हैं, should be between 18 to 60 years. और आपका वेट should not be less than 45 kg. Like अगर आपका वेट 45 kg and above है, तभी हम कंसिडर करते हैं for blood donation. Okay. And there are 2-3 parameters like अगर आपका हीमोग्लोबिन 12.5 से नीचे नहीं होना चाहिए, तो आप एक ब्लड डोनर हो सकते हैं। और अगर आपने लास्ट 3 महीने में कभी ब्लड डोनेट नहीं किया है, तो भी आप ब्लड डोनर हो सकते हैं। आपको कोई ऐसी बीमारी लाइक मलेरिया, टाइफाइड या कोई भी ट्रांसमिटेबल डिजीज ना हुई हो इन रीसेंट पास्ट, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, आपने ये तो बता दिया कि ब्लड डोनेट करने का ये क्राइटेरिया होता है, ये पैरामीटर्स होते हैं। और डॉक्टर, अगर ब्लड बहाना हो, डॉक्टर अगर किसी का खून बहाना हो, तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? अच्छा, इसमें डॉक्टर शायद ऐसा है कि दाढ़ी देखते हैं, दाढ़ी खून बहाने के लिए, टोपी देखते हो, शायद टोपी देखते हैं, तिलक देखते हैं डॉक्टर, तिलक अगर किसी के तिलक लगा हो तो उसका खून बहा देना चाहिए। बुर्का देखते हैं डॉक्टर, अगर बुर्का है तो खून बहा दो। क्रॉस शायद देखते हो कि गले में अगर क्रॉस है तो खून बहा दो। डॉक्टर, ये पूछना चाह रहा था आपसे कि पगड़ी देखते हैं सर पे या हाथ में कड़ा देखते हैं, ये पैरामीटर्स हैं कि इनका बहा दो। ब्लड बहाने के कुछ तो पैरामीटर्स होंगे, कुछ तो क्राइटेरिया होगा। डॉक्टर, बच्चे देखते हैं, बच्चे, छोटे मासूम बच्चे देखते हैं क्या? अगर बच्चे हैं तो बहा दो उनका, देखते हैं? एक्चुअली उसके लिए कुछ पैरामीटर्स नहीं देखते लोग। नहीं, कुछ तो देखते होंगे डॉक्टर, ऐसे ही थोड़ी बह रहा है। लिबास देखना चाहिए, लिबास खून बहाने के लिए, कि लिबास अगर ऐसा है तो कपड़े तो खून बहा दो। शायद जुबान देखते हो कि लैंग्वेज ये वाली है तो खून बहा दो, ये हो सकता है। और ये किसी को भी मालूम नहीं है डॉक्टर, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि लोग तो बहा रहे हैं, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, पैरामीटर्स क्या हैं ब्लड बहाने के? डॉक्टर, मैं नवेद बोल रहा हूं और मैं रेडियो के जरिए ये बताना चाहता हूं कि क्या पैरामीटर्स हैं लोगों के, क्या क्राइटेरिया है कि लोगों का खून बहा दें। एक इंसान डॉक्टर दूसरे इंसान का खून बहाने के लिए ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता, कुछ तो देखता होगा डॉक्टर। पैरामीटर्स लोगों ने खुद बनाए हैं, क्राइटेरिया लोगों ने खुद बनाया है खून बहाने का। अब इसको खत्म कर दिया जाए। मैं सही बता रहा हूं, जितने लोग एक दूसरे का खून बहाते हैं, जितने लोग लड़ने की बात करते हैं, जो लोग नफरतें करते हैं, जब लड़ाइयां होती हैं, जब दंगे फसाद होते हैं, अगर आपके जहन में जरा सा भी किसी के लिए नफरत आती है या जरा सा किसी को मारने का दिल करता है, तो एक मर्तबा, सिर्फ एक बार अपने बच्चों के मासूम चेहरों की तरफ देखा करिए और फिर सोचा करिए कि इतने ही मासूम बच्चे, इतने ही प्यारे बच्चे दूसरी तरफ हैं जहां आप लड़ने को सोचते हैं। मुझे तो हैरत इस बात पे है डॉक्टर कि ब्लड बहाने का रिवाज यहां सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी है। यहां पे खून दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अल्फाज इतने खूनी होते हैं, अल्फाजों में इतना लहू होता है, अल्फाजों में इतना खून होता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। जोश में आके दूसरे का खून बहा देना बिना कुछ देखे गलत है, लेकिन इंसान है ना, फितरत से बाज नहीं आते हैं। ये सुनने के बाद भी मुझे पूरा यकीन है कि आप इस तरह की बातें आप लिखेंगे कि नहीं, इस कौम ने इस कौम को ज्यादा मारा था, नहीं उस कौम ने इस कौम को ज्यादा मारा था। ये किसी ने मुझसे कहा कि 3rd वर्ल्ड वॉर पानी को लेके होगी, क्योंकि पानी खत्म हो जाएगा। अगर इसी तरह लड़ते रहे हम लोग और खून बहता रहा, तो पानी खत्म हो ना हो, इस दुनिया से खून खत्म हो जाएगा। डॉक्टर, आपने मेरी मदद करी लोगों को समझाने में, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक्स नावेद, आई होप ये चीज और भी लोग समझ जाए।
you for calling. Now place your order through www.online.com from your mobile phone as well. Terms and conditions apply. Please select any one of the following options. Press 1 to place your order or to... Welcome to. May I have your order, please? Yeah, hi. Hi, sir. May I have your order, please? One chicken burger. One chicken burger. Anything else? तुम क्या खाओगी? One masala grilled chicken. One masala grilled chicken. One masala grilled chicken. Anything else, sir? 2 large fries. 2 large fries. Anything else, sir? एक egg wrap भी कर दीजिए उसमें, egg wrap. Okay, एक egg wrap. Anything else? One chocolate brownie, ये भी कर दीजिए. One chocolate brownie. Chocolate brownie. और कुछ? कोल्ड कॉफी लाने में यहाँ पे कितना टाइम लगता है? Sir, 30 to 40 minutes max. 2 कोल्ड कॉफी भी कर दो आप. Okay, 2 cold coffee. That's it. ऑर्डर किसके नाम पे भेज रहे हैं सर? अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे बेटा, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे फ्रेंच फ्राइज, अल्लाह के नाम पे चिकन बर्गर, अल्लाह के नाम पे चिकन ग्रिल, अल्लाह के नाम पे एक्स्ट्रा फ्राइज, अल्लाह के नाम पे एक्स्ट्रा फ्राइज. सर आरजे नवेद बोल रहे हो ना? हाँ जी सर बोल रहा हूँ. What's your name? What's your name? कौन बोल रहे हैं? सर माय नेम इज मोहित. मोहित हाय. I'm sorry, मैं अपने ऑर्डर दिया ही है. मोहित तो एक काम करिएगा आप. हाँ सुन रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी. ये जितना मैंने ऑर्डर दिया है, नोएडा निठारी देखा है ना आपने? वहाँ का पूरा एड्रेस मैं आपको दे दूंगा. नोएडा में निठारी है. हाँ हाँ जी. वहाँ पे रोड साइड में छोटे छोटे मैकेनिक्स हैं. उनमें एक मैकेनिक साहब है कबीरुद्दीन. उनकी छोटी सी दुकान है. उनके 3 बच्चे हैं. बहुत मासूम से हैं, छोटे से हैं. एक दिन मैं जब वहाँ पे गया था तो वो देख रहे थे आपके रेस्टोरेंट की तरफ. हाँ हेलो. हाँ जी हाँ जी. तो आप ये वादा करिए कि ये वाला ऑर्डर आप वहाँ तक पहुँचा देंगे और आज इसके पैसे आप मुझसे लेंगे. सर अगर आप माइंड ना करें तो हम ये ऑर्डर अपनी तरफ से दे दें. थैंक यू सो मच. लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला ऑर्डर मेरी तरफ से जाए. अगला वाला आप अपनी तरफ से दीजिएगा. हाँ ठीक है. सो नाइस ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू यार. आप बहुत प्यारे इंसान हैं. चलिए मैं आपसे बात करूँगा फिर. हाँ हाँ सर, लेकिन ये वहाँ पे किसके नाम से देना? अल्लाह के नाम पे वहाँ पे भी बेटा. थैंक यू सो मच. यू टेक केयर. बाय. हेलो, ये आपके पापा हैं घर पे बेटे? पापा तो घर पे नहीं है. आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी बेटी हूँ हुदा. हुदा, मैं थोड़ी देर बात कर सकता हूँ आपसे? आप कौन बोल रहे हैं? हुदा, मैं आपके अब्बू का ही दोस्त हूँ एक. और अच्छा हुदा, मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ? वो तो घर पे नहीं है. नहीं आपसे कह रहा हूँ. आपसे बात कर सकता हूँ? अच्छा हाँ कर सकते हैं. हुदा, अभी टीवी देखा था आपने 2-3 दिन पहले? जी देखा था. हुदा, पेरिस का नाम सुना आपने? पेरिस? हाँ सुना है. अच्छा हुदा, ये बताइए ये पेरिस में क्या हुआ था? वो उसको क्या कुछ लोगों को वहाँ पे मार दिया है. किसने मारा हुदा? कुछ लोगों ने. अच्छा हुदा, ये बताइए आपके अब्बू कौन है? मेरे अब्बू हैं. नहीं, आपके अब्बू कौन है? हिंदू हैं मुसलमान हैं? मुस्लिम. अच्छा हुदा, आप बोर तो नहीं हो रही? हम एक काम करें, एक तरह का गेम चल रहा है, इसमें अगर आप जीत गए तो मैं आपको एक चॉकलेट दे दूंगा. ठीक है? ठीक है. ओके. अब ये बताइए कि आपके अब्बू मुस्लिम हैं और वो जो पेरिस में जो थे, वो जिन्होंने जो आप बता रही हैं पेरिस में, वो कौन थे? वो भी मुस्लिम थे. अच्छा एक बात बताइए, आपके अब्बू ने भी कल रात मारा है ना कुछ लोगों को? नहीं, अब्बू ने नहीं मारा. लेकिन अब्बू तो मुस्लिम है हुदा. नहीं, वो पेरिस वाले गद्दे मुस्लिम है. वो टेररिस्ट होते हैं. ओके. वो वाले टेररिस्ट अगर आपके अब्बू के साथ रह ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं रख सकती. मेरे अब्बू अच्छे हैं. लेकिन आपके अब्बू भी मुस्लिम है और हुदा वो भी मुस्लिम है. लेकिन वो तो टेररिस्ट थे. लेकिन वो थे तो मुसलमान और आपके अब्बू भी मुसलमान है. लेकिन मेरे अब्बू अच्छे मुसलमान हैं. इसका मतलब ये अच्छे मुसलमान होते हैं? हाँ होते हैं बहुत सारे. मैं भी जानती हूँ. अच्छा. हुदा जी. अब आपके समझ में आ गया ना? हाँ. अब मैं आपसे पूछता हूँ. चलिए, वो जो थे वो पेरिस में जो थे वो कौन थे? वो टेररिस्ट थे. और आपके अब्बू कौन है?
मेरे अब्बू मुस्लिम है। हाँ, है ना? इसका मतलब टेररिस्ट अलग और मुस्लिम अलग। और हुदा मुस्लिम क्या होता है? मजहब। और टेररिस्ट क्या होता है? टेररिस्ट। गुड, आप तो एक चॉकलेट जीत गई। अब हुदा पता है चक्कर क्या है? आप 7 इयर्स की हैं और आपके समझ में तो ये आ गया, है ना? लेकिन हुदा ये इनके समझ में तो आ ही नहीं रहा। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये चॉकलेट देने से भी नहीं मानेंगे। ठीक है। ठीक है। और हुदा, जो पेरिस में लोग मरे थे वो कौन थे? वो तो बहुत सारे इंसान थे। हुदा ये हमेशा याद रखना, जो लोग मर गए वो इंसान थे, है ना? हाँ। और हुदा एक बात और, दुनिया में किसी भी बेगुनाह इंसान को मारना बहुत बड़ा गुनाह है, चाहे वो कोई भी हो। तो पेरिस में जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों को मारा है वो मुसलमान नहीं है। ठीक है। अच्छा हुदा, आप एक चॉकलेट जीत गई है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, और आपके अब्बू आएंगे तो मेरी तरफ से कहिएगा कि नवेद अंकल का फोन था रेडियो मिर्ची से। हाँ, बोलेंगे? ठीक है। चलिए, मैं जरा इनसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज। बाय, अल्लाह हाफिज। ये पता है ये मैंने क्यों किया है? ये मैंने इसलिए किया है कि 7 साल की बच्ची को समझाना आसान है, लेकिन आप लोगों को समझाना मुश्किल है, इसलिए मैंने इनसे बात करी। इसको समझाने में थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन मेरे ख्याल से शायद 4 मिनट लगे और वो समझ गई। आप लोगों को ये बात मैं 6 साल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आतंकवाद, टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता। अगर पिछले दिनों में सबसे कोई बुरी बात हुई है तो वो ये कि पेरिस अटैक हुआ और मासूमों को मारा। अब मेरी समझ में नहीं आता कि लोग ध्यान नहीं देते। कुछ लोग ये कहते हैं कि पेरिस में 150 लोग खत्म हो गए, कुछ लोग ये कहते हैं कि पैलेस्टाइन में हजारों लोग मर गए। एक इंसान ये नहीं कहता कि पिछले कई सालों से इंसान कितने खत्म हो गए। ये 5 चीजें बिल्कुल अलग अलग लगती हैं मुझे। हिंदू अलग चीज है, मुस्लिम अलग चीज है, क्रिश्चियन अलग चीज है, सिख अलग चीज है और टेररिज्म अलग चीज है। अब बाकी के जो बचे 4, इनमें एक कॉमन चीज है, ये 4 इंसान हैं। बाकी टेररिस्ट को आप कोई भी नाम दीजिए। प्लीज इस बात को समझिए इस बच्ची की तरह और इस दुनिया में सुकून और अमन कायम करने की कोशिश करें। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। शुक्रिया। Travels, how may I help you? Could I speak to Jagdish, please? जगदीश तो है नहीं, how can I help you? दिस इज विनोद। हमने जगदीश जी से ही आपकी ट्रैवल एजेंसी से पैकेज लिया था। वी वेंट टू कैलिफोर्निया, यूएस। नाउ वी आर बैक। सर, आपके आइटनरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी आइटनरी में। इनफैक्ट फ्लाइट भी ऑन टाइम थी। आई होप यू एंजॉयड योर टूर। एब्सोल्युटली, बहुत ज्यादा मजा आया। बट लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, हम बहुत ज्यादा परेशान भी थे, तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया। व्हाट हैपेंड? तरुण, मेरा मूड यूं खराब है कि जब मैं यूएस गया था तो वहां पे एक दोस्त बन गया था मेरा, एंड्रयू नाम था उसका। तो मैं उससे पूछा था, एंड्रयू ये गूगल कब लॉन्च हुआ था? तो उसने मुझे बताया कि कैलिफोर्निया से ही लॉन्च हुआ था और 4 फरवरी 2004 में, 2004 में। उसके बाद एंड्रयू ने पूछा कि 4 फरवरी 2004 को आप लोग क्या कर रहे थे? तो मैंने ये कहा कि हम हिंदुस्तान में ये डिसाइड कर रहे थे कि दलित की शादी ब्राह्मण से हो सकती है या नहीं। सडनली मुझे याद आया कि मैं ट्विटर भी यूज करता हूँ। मैंने पूछा उससे, मैंने कहा एंड्रयू ये ट्विटर कब लॉन्च हुआ था? तो ही सेड के ट्विटर 21 मार्च 2006 को लॉन्च हुआ था। फिर उसने पूछा कि 21 मार्च 2006 को आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा तरुण, हम अपने काम में बिजी थे, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। मतलब मुस्लिम ये चाह रहे थे कि हिंदू को मारें और हिंदू ये चाह रहे थे कि मुस्लिम को मारें, तो हम यहाँ थोड़े से बिजी थे। देन आई रियलाइज्ड कि व्हाट्सएप कमाल की चीज है। I asked him, Andrew, WhatsApp कब लॉन्च हुआ था? He said WhatsApp 2010 फेब में लॉन्च हुआ था। तो उसने पूछा 2010 फेब को आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा हम 2010 में आरक्षण पे लड़ रहे थे, पटरियां उखाड़ रहे थे, आग लगा रहे थे दुकानों को, तो हम वहां बिजी थे। फिर मुझे ये भी याद आया कि यार यही वो जगह है जहां से दुनिया का पहला इंसान चांद पे गया था। मैंने पूछा कब गया था? उसने कहा कि 12 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग गया था। तो उसने मुझसे पूछा आप क्या कर रहे थे 12 जुलाई 1969 को? हम चांद पे तो क्या जाते, हम जमीन से ही बाहर नहीं निकले थे। हम लड़कियों को मार रहे थे उस टाइम पे। लड़की पैदा होती थी तो हम गला घोट देते थे। तो हमारे पास टाइम था ही नहीं ये सोचने का। मैंने उससे पूछा एंड्रयू अभी हाल फिलहाल में डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया था। उसने कहा यह 2014 मार्च में। तो उसने मुझसे पूछा आप इंडिया में क्या कर रहे थे 2014 मार्च में? मैंने कहा वहां पे ये डिसाइड कर रहे थे कि कितने मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, कितने हिंदुस्तान रह सकते हैं। यू नो, ये कमाल की चीज है इंस्टाग्राम। तो मैंने उससे पूछ लिया कि इंस्टाग्राम कब लॉन्च हुआ था? ही सेड 2012 जून। फिर उसने मुझसे पूछा 2012 जून में आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा हम तो बहुत बिजी थे क्योंकि बहुत सारी चीजें बैन करानी थी हमें, तो हम इसी में लगे हुए थे कि ये भी बैन करना है, ये बैन नहीं करना है, तो हमारा ध्यान ही नहीं गया इस तरफ, इंस्टा की तरफ। मैंने उससे पूछा यार आप लोग आप डेवलप कंट्री हैं और सुपर पावर हैं, तो ये कब किया आपने? उसने बताया स्कूल टाइम से ही अब पढ़ रहे हैं कि हम डेवलप कंट्री हैं और हम सुपर पावर हैं। तो उसने मुझसे पूछा स्कूल टाइम में आप क्या देख रहे थे? मैंने ये कहा कि हम ये देख रहे थे कि कौन सा मजहब ज्यादा बुरा है, कौन सा मजहब की ज्यादा बुराई करनी चाहिए। दिन मुझे याद आया गूगल लॉन्च हुआ। मैंने उससे पूछा एक बात बताइए गूगल का सीईओ कौन है? ही सेड सुंदर पिचाई। मुझे याद आया ये तो इंडिया से। मैंने पूछा आपको जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसका सीईओ कौन है? उसने कहा मिस्टर नडेला।
फिर मैंने कहा कि ये तो इंडिया से है। देन मैंने उससे पूछा यार ये पेप्सिको का सीईओ कौन है? उसने कहा इंदिरा कृष्णमूर्ति। मैंने कहा यार ये तो इंडियन है। यू नो क्रेडिट कार्ड वहाँ हर इंसान की जेब में है। तो मैंने उससे पूछा यार ये जो मास्टर कार्ड है इसका सीईओ कौन है? उसने कहा अजय पाल सिंह बंगा। आई सेड ये तो इंडियन है। तो एंड्रयू ने मुझसे कहा यार एक बात बताओ, ये सब यहाँ तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और यहाँ काम करते हैं ये और हंसी खुशी करते हैं, ये इंडिया में रह के आप सबको क्या हो जाता है? मैंने उसे समझाया कि यार ये तो प्रॉब्लम है हमारी कि इंडिया में रह के हमें क्या हो रहा है। हाँ, जाते जब मैं वापस आ रहा था मैं उसको ये वादा करवा के आया था कि सोचिए हमारे 3 लोग आए हैं आपके पास और आपको चमका रखा है, अगर मजहब की बात छोड़ के हम अपनी मुल्क की तरक्की पे लग जाएं तो सोचिए कहां से कहां पहुंचा दें। बस ये छोटे से ट्रिप से मैंने ये सीखा है। तो और कोशिश करेंगे जब अगली बार मैं जाऊं तो हम उनके बराबर नहीं, उनसे आगे खड़े हों, क्योंकि हम खड़े हो सकते हैं, है ना। मैं आरजे नवीद बोल रहा हूं और आपके पैकेज ने काफी कुछ सिखा दिया मुझे एंड आई एम सो सॉरी, आपका काफी वक्त ले लिया मैंने। आई डोंट नो हम इन चीजों से कब निकलेंगे। बहुत जल्दी निकलेंगे और मुझे उम्मीद है इस चीज की, और इन चीजों को जब खत्म कर देंगे तो हम उनके बराबर नहीं, उनसे आगे खड़े हो जाएंगे हम। एंड थैंक यू सो मच। मैंने आपको सिर्फ इसी वजह से कॉल किया था कि लोगों को समझाने का तरीका मेरी समझ में नहीं आता इससे बेहतर, तो हो सकता है ऐसे समझ में आ जाए। हाँ, थैंक यू सो मच तरुण, और मैं कभी गया तो मैं आपसे जरूर पैकेज लूंगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो। हाय सर। हाय सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम कंपनी एंड रात से ही आप देख रहे हैं यू नो फेसबुक पे एंड सोशल मीडिया पे एंड न्यूज चैनल्स पे टॉलरेंस एंड इनटॉलरेंस, राइट? कौन बोल रहे हैं आप? सर, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ और लोग आपस में बहस कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चक्कर हो रहा है, बट आई जस्ट वांटेड टू नो लाइक कंपनी के बिहाफ पे, सर व्हाट डू यू थिंक, आर वी टॉलरेंट? हाँ। आर यू श्योर आर वी टॉलरेंट? हाँ। कुछ लोगों का मानना यह है कि वी आर नॉट टॉलरेंट। तो कुछ लोगों को छोड़ो ना। वी हैव टू आस्क सबसे ना, यू नो, एक एक करके सबसे, ताकि जनता का एक वो पता चले कि आर वी टॉलरेंट और आर वी नॉट टॉलरेंट। आई टोल्ड यू ना वी आर टॉलरेंट। मैं किसी वैसी वजह से नहीं पूछ रहा हूँ कि एक सेलिब्रिटी को क्या लगता है, यू नो, कुछ लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि वी आर नॉट टॉलरेंट। अरे तो छोड़ो ना, कुछ लोगों को वी आर टॉलरेंट बोल तो रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रात भर से फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे मैं ये पढ़ रहा हूँ। अबे तो तू पढ़ रहा है ना रात से, तो इसमें मैं क्या करूँ? मैं तो बोल रहा हूँ ना वी आर टॉलरेंट। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि जैसे आपसे मैंने पूछा है कि आपको लगता है कि वी आर टॉलरेंट, बट जिनको नहीं लगता है उनसे एक बार यार, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ वी आर टॉलरेंट, और जो बोल रहे हैं उनसे पूछना प्रॉब्लम क्या है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि सबसे पूछना चाहिए तो आपसे ही पूछूं। आप 50 बार सुनेगा क्या मेरे से कि वी आर टॉलरेंट में बोले जा रहा हूँ? झूठ हो गया बिल्कुल। वी आर टॉलरेंट। हाँ, वी आर टॉलरेंट बोल तो रहा हूँ, और कितनी बार हो 10 बार और बोलूँ चीख चीख के वी आर टॉलरेंट, वी आर टॉलरेंट, वी आर टॉलरेंट। नो, आई एम जस्ट आस्किंग लाइक। मत पूछ भाई, कुछ मतलब क्या सर पे लिखवा के घूमू वी आर टॉलरेंट? सॉरी सर, फोन गॉट डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्ट हो गया। अबे डिस्कनेक्ट नहीं है, मैंने काटा, मैं बोल रहा हूँ ना तुझसे वी आर टॉलरेंट टॉलरेंट टॉलरेंट, तो सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। आई एम सॉरी, फोन गॉट डिस्कनेक्टेड, फिर कट गया था। मैं पूरी बात। अबे वो सुन, अब यहाँ फोन मत कर दियो, तुझे समझ नहीं आ रहा वी आर टॉलरेंट? फोन पे फोन करा जा रहा है, बहन पूछे चला जा रहा है, 50 बार कह चुका वी आर टॉलरेंट, वी आर टॉलरेंट। नो, आई गॉट टू नो नाउ। अब पता चल गया, अब मरा ले, रख फोन। या, आई गॉट टू नो वी आर टॉलरेंट। हाँ बस चल रख। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो। Yeah, is that Diku? Yes. Diku, hi. Hello. हाँ जी. Diku, hi. I'm so sorry. It's so loud. Hey, Diku, I heard you want to come to the party. Diku, it's last minute. You want to book yourself? Yes, for sure. But what are the charges? Diku, are you coming alone or with your partner? I would like to come with my partner only. And make sure you're here by 9:30, right? Okay. No problem, boss. So I'm booking your table, Diku. That is okay, boss. But do I need to pay now or do I have It's to up pay? to you. It's up to you. It's better अभी पे कर दो आप, वहाँ पे बहुत भीड़ होगी. Do you have credit card, Diku? Please take out your credit card. Credit card निकालो आप जल्दी. Okay. I have my card with me. Okay, give me your credit card number, please. Hurry up. Okay. Please take it down. The number 33. That's right. Diku is 7,000 for a couple. Okay. And any discount on this? I'm so sorry, Diku. I'm so sorry. Last day, no discount. Okay. So these are the cover charges, right? Yeah, these are the cover charges. Okay. तो मैं अभी बुक कर दूं आपका, मैं यहाँ से पैसा ले लूं? Yeah, okay, no One problem. second, Okay. one second. Just hold on, just hold on. Yeah, we got the amount. Please be here by 9:30, right? Okay. I hope you have our address. If I'm not wrong, it's
Hotel, right? Hotel party. No, Dico. It's DJ live, right? No, Dico. Then which party is this? It's NGO. NGO. Hello. Yes, I'm Excuse me. Yeah, I'm calling from NGO. मैं वहीं से बोल रहा हूँ. अभी तो पार्टी चल रही थी ना बॉस. या वो एनजीओ के बच्चों के लिए पार्टी चल रही थी. मैंने म्यूजिक चला रखा था. मैं सोच रहा था यही कर सकता हूँ मैं इनके लिए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हमारे भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करा दे कोई, तो हम यही कर सकते हैं. म्यूजिक चला रहे हैं हम इनके लिए. सो मैंने पैसा ले लिया है और मैं सोच रहा हूँ इस पैसे से हम इनका भी न्यू ईयर मना दें यार. क्यों निको? भाई वो तो ठीक है, बट 7,000 एनजीओ की पार्टी. ओ माय गॉड. और इस पे आपको हैरत नहीं हुई? 25,000 होटल की पार्टी. भाई मैं ये बोल रहा हूँ, हेलो, एनजीओ की पार्टी के लिए तुमने मुझसे 7,000 रुपए क्यों लिए भाई? लिए नहीं है, लेने वाला था लेकिन लिए नहीं मैं, क्योंकि मैं ऐसा काम करता नहीं. दो चीजें, एक तो अपना कार्ड नंबर किसी को मत दीजिएगा, और दूसरा ये कि मैं एक एनजीओ के बच्चे को जानता हूँ. वो कह रहे थे कि हम कैसे पार्टी करें. मैंने वहाँ म्यूजिक बजवा दिया, तो उनके पास इतने पैसे थे नहीं, तो मैंने सोचा हम सब मिलकर अगर दे दें तो इनकी पार्टी बन जाएगी. एंड दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू, यू नो, एंड हैप्पी न्यू ईयर. Okay, it's a nice thought, dude, but may I know who's on the line? This is Naved. मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से. I'm sorry. मैं ऐसी मैं चेक करना चाह रहा था कि कितने बड़े दिल हैं लोगों के. आप कहीं ना कहीं तो पास हो गए, कहीं ना कहीं तो पास हो गए. And Diku, enjoy yourself. Go to your party. Happy New Year once again. Okay, Mr. Naved. Yeah. Yeah, do one thing, Mr. Naved. You take the money and cut the amount from my credit card or. नहीं, मैं ऐसा होता भी नहीं है और ऐसा मैं कर भी नहीं सकता. आपको अगर देना तो कभी फ्यूचर में आगे दे दीजिएगा, और इनका न्यू ईयर मैं मनवा दूंगा. डोंट वरी. ओके बच्चों, कम ऑन गाइस, हैप्पी न्यू ईयर. या मिस्टर धीरज, आप कहाँ पे हैं? मैं होटल से बोल रहा हूँ. हम अभी माल रोड घूम रहे हैं. मिस्टर धीरज, मैं आपसे ये कंफर्म करना चाह रहा था, अभी आप शिमला अभी तो रुकेंगे ना अब? हाँ भैया, अभी तो 3 दिन का स्टे है. नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा था, आप रात को वापस आएंगे क्या? होटल में स्टे करेंगे? रात को वही रुकूंगा होटल में. मैंने अभी चेकआउट थोड़ी ना किया है यार. मैं वही रूम नंबर 422 में आया ना आपका? हाँ, 422 में ही हूँ. एक सेकंड रुकिए, इधर आ. सुन, अब वो कह रहे रात में होटल में आकर रुकेंगे. क्यों नहीं तूने रजाइयाँ धो के रखी? सॉरी सर. नहीं, क्या सॉरी? अब मैं उनसे बात करूँ, उनसे लड़ूं मैं? हेलो, ये सर हाउस कीपिंग का बंदा है हमारे होटल का. आपके रूम में सुबह इसने बेडशीट हटाई होंगी. अच्छा. रजाइयाँ भी हटाई हैं. अब इसने रजाई धोने को डाल दी. अब स्पेयर में कोई रजाई है ही नहीं हमारे पास. क्या करें आप, वो बताएं यार. सर 1 दिन के लिए बोल दो, अगर बिना रजाई की हो जाए तो. 1 दिन के लिए बोल दो सर? 1 दिन आप बिना रजाई के 1 रात आप फैमिली के साथ स्टे कर लेना. मैं इसकी क्लास लगाऊंगा. पागल हो गया क्या तुम? क्या मारेगा क्या मैं? नहीं तो सर 1 रात की बात है, सिर्फ 1 रात की बात है. ठंड भी तो देख कितनी हो रही है. 1 रात की बात है, बिना रजाई के कैसे रुकेंगे? बस सर यहीं पे आप रुकिएगा प्लीज. क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम तो अपना बाद में बताऊंगा. तू कौन बोल रहा है? मेरा बोलना बहुत जरूरी है, आप सिर्फ सुनिएगा सर. मैं आपको अब क्लियरली बताता हूँ सर. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. ना मैं आपको परेशान करना चाह रहा था, ना मैं आपका ज्यादा वक्त लेना चाह रहा था. धीरज, आप सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनिएगा, और मैं आपके जरिए कुछ हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहा हूँ. मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, तो सोचा कि कैसे समझाऊं. फिर मुझे पता चला कि आप हाल फिलहाल में शिमला में हैं, घूमने गए हुए हैं. शिमला के होटल के अंदर, जो कि रूम टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता, वहां भी बिना रजाई के 1 रात गुजार नहीं सकते हम. सोचिए जरा, 1 रात के लिए अगर सोते हुए हमारे ऊपर से कोई लिहाफ खींच दे या रजाई हटा दे, तो कैसी बेचैनी से रात गुजरेगी. बौखला जाएंगे हम, पागल हो जाएंगे. इस कॉल का मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि ये हमारे लिए कितना कुछ करते हैं. आज अफसोस की बात यह है कि हनुमंत थप्पा ने दम तोड़ दिया और वो शहीद हो गए. और मैं ये सोच रहा था कि जब हनुमंत थप्पा बर्फ में फंसे हुए थे, जब उनकी सांसें चल रही थी, कुछ तो ख्याल आया होगा उन्हें अपनी बीवी के बारे में, कुछ तो सोच रहे होंगे वो अपने माँ बाप के बारे में. लेकिन उन्होंने तकलीफ उठाई, वो बेचैन रहे सिर्फ आपकी और मेरी वजह से, सिर्फ इस मुल्क की वजह से. मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इनकी कुर्बानियों की कद्र करें हम, और इनकी इज्जत करा करें हम, क्योंकि इन्हीं से हैं हम. सही कहा नावेद. इत्तेफाक से हमारी दिल्ली में ज्यादा ठंड पड़ी नहीं है. उसके बावजूद रात को 1 बजे आप अपनी गाड़ी से निकले, अपना शीशा नीचे करके सिर्फ अपना हाथ बाहर निकालिएगा, तो आपको एहसास होगा कि एक इंसान अपने मुल्क के खातिर, अपने लोगों के खातिर बर्फ के नीचे दब जाता है, मुल्क के लिए शहीद हो जाता है. ये सोचिए जरा, आपके बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए स्वेटर पहने बिना, जैकेट पहने बिना आंगन में निकल जाएं, कहीं बाहर सड़क पे चले जाएं, तो कितना घबरा जाते हैं हम, फौरन चिपटा लेते हैं कि ठंड है. जब तक हनुमंत थप्पा 6 दिन तक नहीं मिले थे, क्या गुजर रही होगी इनकी माँ पे, क्योंकि उनको मालूम था कि वो बर्फ में है. और प्लीज, ये मेरी आपसे गुजारिश है, मैं इस तरह कहता नहीं हूं कि इस मैसेज को आप दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा.
हो सकता है कि शायद उनकी नजर में और ज्यादा इज्जत बढ़ जाए जो लोग नहीं समझते कि हमारे जवानों की कितनी कुर्बानियां हैं हमारे लिए। हम सब शुक्रगुजार हैं हनुमान थापा के और बाकी उन सारे जवानों के जो अब भी ठंड में हमारी वजह से पहरा दे रहे हैं, और सलाम है उन माँ बापों को जो अपने बच्चों को आर्मी में भेजते हैं अपनी वजह से नहीं, अपने मुल्क की वजह से। धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया ये बात सुनने के लिए, और सिर्फ आपको ही नहीं सुनानी थी, अब जितने लोग ये सुन रहे हैं इन तक पहुंचानी थी, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों तक पहुंचाएं ये बात, प्लीज। मैं सलूट करता हूँ हनुमान थापा को, जिसने हम लोगों की वजह से अपनी जान दे दी और शहीद हो गया, और उनके साथ उन बाकी सोल्जर्स को भी जो उनके साथ शहीद हुए। और बात खत्म करने से पहले ये मैंने कहीं पढ़ा और आपको बताना चाहता हूं मैं कि तेरी सलामी में वो बर्फ भी आज पिघल गई होगी जिसकी लाख कोशिशों के बाद भी तूने हथियार नहीं डाले। हेलो कर्नल सुभाष, मैं आपके 2 मिनट चाह रहा था, आपके पास टाइम है थोड़ा सा? यस बोलिए। कर्नल सुभाष, आप अभी कहाँ पे हैं, कहाँ पे आप पोस्टेड हैं? मैं पंजाब के बॉर्डर पे हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। कर्नल सुभाष, आपको बस मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं कौन बोल रहा हूँ, आप वापस आ जाइए। क्यों भाई? कर्नल सुभाष, बेकार में खड़े हुए हैं आप इसीलिए खड़े हुए हैं ना कि हमारे मुल्क में सुकून रहे, हमारे मुल्क के लोग खुश रहे, अमन शांति से रहे, कोई दूसरे मुल्क का इंसान आके यहाँ पे सुकून खत्म ना कर दे। कर्नल सुभाष, आप बिल्कुल बेकार में खड़े हुए हैं, इसलिए कह रहा हूँ आप वापस आ जाइए यार। नहीं, तू कौन होता है भाई, तू मेरे को वापस बुलाने वाला? इसलिए कर्नल सुभाष, इसलिए कि दूसरे वाले हमारे अंदर आके सुकून खत्म करेंगे, ये बाद में होगा। कर्नल सुभाष, हमारे अपनों ने ही सुकून खत्म कर रखा है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं वहां खड़े होके। अब मेरी बात सुनिए कर्नल सुभाष, फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं हमारे मुल्क में पिछले कई दिनों से हिंदुस्तान सुकून में नहीं है। अपने ही लोगों ने कसम खा रखी है कि इस देश को, इस वतन को बेसुकूनी में बदल देंगे। हमारे यहां ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने ही लोगों का नुकसान करते हैं, अपने ही लोगों की प्रॉपर्टी जला देते हैं। कर्नल सुभाष, हमारे यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ये नहीं समझते कि चिल्लाने से, नारे लगाने से कुछ हासिल होता नहीं, क्योंकि कर्नल सुभाष, अगर उनको कुछ लोग एंटी सोशल कहते हैं, एंटी नेशनल कहते हैं, तो वो लोग जो अपने आप को नेशनल कहते हैं कर्नल सुभाष, वो अपने ही लोगों को मार देते हैं, अपने ही लोगों की पिटाई कर देते हैं कोर्ट में घुस के। कर्नल सुभाष, सुकून यहाँ नहीं है, आप जहां खड़े हुए हैं वहां तो सुकून है। मैं कई दिनों से ये देख रहा था कि हमारे हिंदुस्तान को हो क्या गया। कर्नल सुभाष, आप जैसे लोगों की इतनी इज्जत करता हूं मैं, पूरा हिंदुस्तान इज्जत करता है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम सोचते ही नहीं। आप कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, वहां पे खड़े हुए हैं अपने परिवार को छोड़ के, इसलिए कि हम लोग हिंदुस्तान में सुकून से रह सके। हिंदुस्तान से अगर किसी दिन पूछेंगे ना कि असल में तुमसे मोहब्बत कौन करता है, तो हिंदुस्तान भी शायद शर्मिंदा हो जाए और सोच में पड़ जाए कि असल में मेरा है कौन। कर्नल सुभाष, एक बात ये भी समझ में नहीं आती कि अगर कोई गुस्सा दिखा रहा है और किसी की दुकान जला दी या किसी का मकान जला दिया, किसी की गाड़ी जला दी, कुल मिला के हिंदुस्तान की करेंसी का नुकसान किया है। अगर कॉलेज के लड़कों ने रोड जैम कर दिया तो वो ये क्यों नहीं समझते कि वो हिंदुस्तान का ही आदमी है जो उस जैम के चक्कर में पिछले 8 घंटों से एम्बुलेंस में फंसा हुआ है और एक एक सांस मुश्किल से ले रहा है कि मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जेएनयू के स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटी नेशनल हैं, तो जो लोग उनको मार रहे हैं वो कैसे नेशनल हो गए? क्योंकि एक हिंदुस्तानी को ही मारा आपने। ये भी समझ में नहीं आता कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम टॉलरेंट हैं बहुत ज्यादा, 2 ही घंटे के बाद वो खुद चिल्लाने लगते हैं, किसी को मारने लगते हैं। मैदान की तो जरूरत भी नहीं पड़ती अब जंग के लिए कर्नल सुभाष। ये बहुत बड़ी चीजें हैं सोशल मीडिया, इसी पे जान लेने और मार देने की कस्में खाई जाती हैं, और होते हिंदुस्तानी ही हैं। 1947 में हमें आजादी मिली थी ये सोचने के बाद कि अब तो सुकून से हैं, अब तो सब एक हैं। हमें क्या पता था कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि कोई किसी को नहीं समझेगा। कर्नल सुभाष, आपके अलावा कुछ लोगों की और जिम्मेदारी है कि हमारे मुल्क में सुकून, अमन और शांति कायम रखें, जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया का भी होता है। कभी कभी उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये वतन के लिए नहीं, ये वतन से ही लड़ पड़े हैं। एक और चीज, रहते तो हम हिंदुस्तान में हैं, लेकिन आज भी हम ढूंढते हैं हिंदुस्तानियों को। नवेद, हम अपने मुल्क की खातिर इधर सरहद पे खड़े हैं कि हमारे मुल्क के बाशिंदे सुकून से, आराम से, चैन से रहें, तरक्की करें। ये रिजर्वेशन का मामला, ये मजहब का मामला, ये उस मजहब का मामला, जेएनयू का मामला हो, ये आपस में अलगाववाद ठीक नहीं है। मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहो। हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए सरहद पे खड़े हैं, तुम हमें चैन सुकून दो ताकि हम अपने घर वालों के बाद मेल मिलाप करने के लिए टेलीफोन से बात कर सकें, सड़क से आ सकें, ट्रेन से आ सकें। हमारे बाशिंदों के, हमारे फौजियों की डेड बॉडी तक नहीं जा सकी जींद में उसकी पौन की। नवेद, मैं यहाँ सरहद से अपनी वाइफ से बात करता हूँ हफ्ते में 1 दिन जी, और मेरे को जो सुनने में मिलता है कि फलानी जेएनयू यूनिवर्सिटी में छात्रों ने आंदोलन कर दिया, फलाने रिजर्वेशन की वजह से
हरियाणा में आगजनी कर दी, तो ये सुनकर बहुत दिल को दुख होता है। कर्नल सुभाष, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात को कि इतनी लड़ाइयां तो बॉर्डर पे नहीं हो रही सरहद पे, जितनी ये मुल्क के अंदर हो रही हैं। और सबसे अफसोस की बात ये कि आपस में लड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच कर्नल सुभाष। और मैं आपसे माफी चाहूंगा अगर आपको जरा से भी बुरा लगा हो, क्योंकि मैंने शुरू में आपसे थोड़ी सी गलत बात करी, लेकिन मुझे लगा कि ये तरीका ठीक है। और मुझे ये मालूम है कि आप वहाँ पे बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच नावेद। जय हिंद, जय हिंद। हेलो दीदी। हेलो दीदी, मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं है। मैंने गैस सिलेंडर ऑन कर दिया है, मेरे घर पे बदबू आ रही है। मैं पूरे घर पे गैस जला दूंगी और हेलो तुम्हारे मम्मी पापा बेटा, पूरे घर में रोशनी हो जाएगी। नहीं बेटा, कुछ हो जाएगा। नहीं, अपने मम्मी पापा को बुलाओ। यहाँ पे माचिस से मैं उसको जला दूंगी। मम्मी पापा को बुलाओ अपने। पापा आ गए। पापा से बात करो अपने। पापा से बात जाओ यहाँ से, जाओ इधर दो माचिस। यार आई एम सॉरी, मेरी बेटी ने आपको फोन मिला दिया था। यहाँ गैस फैस, यहाँ गैस फैस इसने सारा खोल के। अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते हो? कुछ हो जाता उसे तो? इसको मैंने अभी डांटा। जिंदगी खत्म हो जाती, आपको पता भी ना वो क्या करने वाली थी। आई एम सॉरी, आपको रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। वो गैस पूरे रॉन्ग नंबर की बात ही नहीं है। पागल हो गए आप क्या? नहीं, वो बच्ची है ना, आई एम सॉरी, उसको पता नहीं था। तो बड़े हैं ना, आपको तो पता था वो मर जाएगी ऐसे। भावना, आपको भी तो पता था कि आप मर जाएंगी ऐसे। भावना, पिछले 4 सालों में 2 बार आपने एक कोशिश करी कि आप खुदकुशी कर लें। भावना, ये बच्ची कुछ नहीं कर रही थी। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका जब इतना लंबा चौड़ा मेल पड़ा था ना, मैंने 26 साल के होने के बावजूद लास्ट ईयर आपने एक कोशिश करी, और अभी हाल फिलहाल में आपने एक कोशिश करी कि आप खुदकुशी कर लें। आपको अंदाजा हो गया ना कि एक बच्ची जब आग के पास जा रही थी और आग जलाने की कोशिश कर रही थी, तो आपको खूब मालूम था कि इस जिंदगी की अहमियत क्या है और इसको कितनी तकलीफ होगी। और जिंदगी खत्म तो सब कुछ खत्म, ये अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई किया था आपने उस वक्त जब कोशिश करी। भावना, ये कितने शर्म की बात है कि एक ऐसे लड़के की वजह से खुदकुशी कर रही हैं जिस लड़के को परवाह भी नहीं है आपकी। वो आपको वक्त तक नहीं देता और आप उसके लिए पूरी जिंदगी खत्म कर रही हैं। चलिए मैं आपको ये भी समझा दूं कि अगर आप खुदकुशी कर लेती, क्या लगता है आपको वो लड़का पूरी जिंदगी आपके गम में बैठा रहता? मैं आपको खुल के बताऊं भावना, अगर आप खुदकुशी कर भी लेती हैं, वो लड़का शायद 6 महीने बाद शादी कर लेगा, उसके बच्चे हो जाएंगे, उसकी जिंदगी चलती रहेगी। जिंदगी खत्म होगी आपकी और आपके साथ साथ आपके माँ बाप की। मैं ये मान भी लूं थोड़ी देर के लिए कि आप पे दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी आ गई थी कि आपके बॉयफ्रेंड ने आपसे बात करनी बंद कर दी थी। अब आप इनकी बात सुन लीजिए जिनसे मैं बात करा रहा हूँ। अगर आपकी परेशानी इस दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी थी तो आपने तो खुदकुशी करने का सोचा था। इन साहिबा को तो पता नहीं क्या कर लेना चाहिए था। हाँ मंजू, बताइए क्या हुआ था आपके साथ? 6 साल पहले हम बंगाल में रहते था, तो 2 लड़कों ने मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया, तो मेरा आँख एक चले गया, आधा शरीर जल भी गया। इतनी तकलीफ हो रही थी आपके जब तेजाब फेंका था, चेहरा भी खराब उन्होंने कर दिया था, तो आपने खुदकुशी क्यों नहीं करी? आपने सुसाइड क्यों नहीं किया? सुसाइड करने तो बहुत पाप की बात बहुत है, तो ऐसे क्यों नहीं जीऊं, गुनाह क्यों करूं? सुसाइड करके जब मरूंगी उतार तो सुसाइड करूंगी तो भी मेरा आत्मा तो भटकते रहेगा, तो सुसाइड करने का क्या जरूरी है मेरे को? उसी डे में इसे रह रही हूँ, काम करके खा रही हूँ। मेरे ऊपर में जो उन टाइम में तेजाब फेंका था ना भैया, जो मेरा ऊपर में कपड़ा भी रखते था ना, उसी कपड़ा भी जल जाते था। इतना मुश्किल होते था, इतना रोते था, इतना चिल्लाते था, इतना मुश्किल टाइम बिताया मैंने। 6 साल हो गया मेरा तेजाब फेंका है मेरा ऊपर में, मेरा शरीर में, लेकिन अभी भी गर्मी जब हो जाते है ना, तब भी मेरा शरीर में जलन होती। उस टाइम में अगर मैं अपना चेहरा देख करके खुदकुशी कर लेता तो मेरा अभी इतना अच्छा बच्चा और इतना अच्छा पति मेरा नहीं होता। अच्छा मंजू, बहुत प्यार करते हैं, मेरा बच्चा भी मेरा पति भी बहुत प्यार करते हैं। दीदी अगर मेरे को एक बार देख लोगी ना दीदी, आपको हिम्मत मिलेगा, तो कभी नहीं चाहोगी ना खुदकुशी कर लूंगी बोल के। जिंदा आदमी को सबसे ज्यादा किसी चीज से तकलीफ हो सकती है तो एसिड फेंकने की। ना आप सोच सकती हैं ना मैं, इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। उसके बावजूद इन्होंने खुदकुशी नहीं करी थी। अब हिम्मत रखी, हौसला रखा, आज इनकी जिंदगी में 2 बच्चे हैं इनके, और इनके पति इतने अच्छे हैं कि इनका दुनिया में सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। इनसे ज्यादा परेशानी थी आपको?
प्लीज इस बात को सब लोग ये समझिए कि जितनी खुशियां हमें मिली हैं उन सबको हम नीचा करके एक छोटी सी बात की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। उससे बड़ी बात यह कि अपने पेरेंट्स की जिंदगी खत्म कर देते हैं ताकि पूरी उम्र वो भी रोए बैठ के। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि एक लड़का छोड़ के चला गया था। उस लड़के पे असर भी नहीं होता और आप पे इतना बड़ा असर होता है कि आप अपने साथ साथ सारी फैमिली खत्म कर देती हैं। भावना, प्लीज इस बात को समझिए कि आप हिम्मत रखेंगी और कभी ऐसा काम नहीं करेंगी तो पूरी दुनिया में खुशी दिखेंगी आपको। भावना, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आपके सामने लाऊंगा और कभी जिंदगी में आपके जहन में ये खुदकुशी वाला ख्याल ना आए। भावना, मैं हर वक्त आपके साथ नहीं रह सकता, हर वक्त फोन से जुड़ा नहीं रह सकता। आप ही को जीनी है ये जिंदगी, आपको बहुत लंबी जिंदगी जीनी है और अपने आप को खुद मजबूत रखना है। I love my parents. मुझे मालूम है कि आप बहुत प्यार करती हैं अपने माँ बाप से, तो फिर ऐसा डिसीजन क्यों लेते हैं आप लोग यार? क्यों सोचते हैं ऐसा? और दीदी बी ब्रेव. थैंक यू. ये सुनने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस चीज को शेयर करिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर करने से शायद किसी की जिंदगी बच जाए। शुक्रिया, थैंक यू। हेलो, विक्रांत जी? हाँ जी बोल रहा हूँ। विक्रांत जी, बिका मोटर से बोल रहा हूँ। आपने बुक कराई थी ना? हाँ जी बोलिए। हाँ सर, इसलिए फोन किया। आपको लकी हो सर, आप अगले हफ्ते गाड़ी मिल जाएगी आपको। मैं आपको एक बार और कंफर्म कर दूं, बनो है आपकी सिल्वर कलर की, ठीक है? सिल्वर कलर की? नहीं, सिल्वर तो नहीं चाहिए मुझे व्हाइट चाहिए। सर, उस टाइम पे कलर की बात नहीं हुई थी ना, तो मेरे को मैनेजर साहब ने कहा सिल्वर अच्छी लग रही है, सिल्वर दे दो। तो आप आ जाना, ठीक है? मैं इनको बोल देता हूँ। क्या होता है, आपको पूछना भी चाहिए था ना। सर, आप ऐसे नाराज मत हो ना, एक तो गाड़ी मिल रही है आपको, 1 हफ्ता पहले दे रहे हैं। नहीं, गाड़ी मिल रही है तो क्या एहसान थोड़ी कर रहे हो आप? आपको पूछना चाहिए था ना मुझे कौन सा कलर आपको चाहिए, मैं उस हिसाब से कलर बताता अपना। सर देखिए, एक तो गाड़ी वैसी नहीं मिल रही, मैं एक बार बता रहा हूँ, सिल्वर और डीजल में आपको गाड़ी दे रहे हैं। भाई तू कुछ पागल हो गया क्या? भाई पेट्रोल चाहिए मेरे को, डीजल नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मैनेजर साहब ने डीजल सही रहेगा, डीजल दे दो। भाई तो पूछना चाहिए था ना, अपने हिसाब से थोड़ी बुक कर दोगे तुम। मैंने करवा दिया है ये, मैं फिर बता रहा हूँ, सिल्वर है, डीजल है, आप ले जाना गाड़ी उठा के। भाई तूने भांग खा ली क्या? डीजल नहीं चाहिए मेरे को, पेट्रोल चाहिए। तुम मुझसे पूछेगा तो नहीं। मेरे को बताओ, आप जो गुस्सा खा रहे हो, क्या पूछता मैं आपसे? अरे ये तो पूछेगा कि डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। नहीं तो और क्या पूछता आपसे इसके अलावा? अरे व्हाइट कलर चाहिए, सिल्वर कलर चाहिए, और क्या पूछेगा? ये मैं पूछता आपसे, हैं? और क्या? ये तो आप फैसला लेते। अरे हाँ गधे, जब तू पूछता तभी तो मैं बताता। मतलब ये कार लेने के लिए फैसला लेते आप? वहीं आके मारूंगा मैं तेरे को। ये देखो, छोटी चीज को चूज करने के लिए गाली भी दे रहे हैं आप, हैं? और दूसरा, आपको कितनी गाली दे, कार लेने के लिए पूछते हैं आपसे, और सरकार बनाने के लिए जो एक जमाने से पूछा जा रहा है, जब चुप बैठ जाते हो आप। कार के लिए कलर भी पूछो आपसे, कार के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल भी चाहिए। सरकार जब बन रही है तो घर पे बैठे रहो। कौन बोल रहे हो तुम? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला आप पिछले 10 साल से वोट नहीं करते। अब मुझे मालूम नहीं क्या वजह है, लेकिन कोई भी वजह हो, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा अभी, कोई भी वजह हो। और मुझे ये भी पता चला कि आपने गाड़ी बुक कर रखी है। आप एक कार लेने में इतनी चीजें पूछ रहे हैं, और जायज बात है, क्योंकि कार ले रहे हैं तो आपकी मर्जी की होनी चाहिए, कलर भी आपकी मर्जी का होना चाहिए, पेट्रोल या डीजल ये भी आपकी मर्जी की होनी चाहिए। पूरी सरकार बन रही है और उसमें आपकी मर्जी नहीं है। डीलर तो आपसे सिर्फ 1 हफ्ता पहले पूछ रहा था कि कौन सा कलर चाहिए। सरकार बनाने के लिए 5 साल तक पूछते रहते हैं कि अगली बार आप ध्यान रखना, वोट करना। तो आप इतने नहीं चिल्लाए थे या? विक्रांत, आई एम सॉरी, मैं चिल्लाना भी नहीं चाहता, लेकिन यार ये गलत है। आप बहुत नुकसान कर रहे हैं वोट ना करके, इस शहर का भी और अपना भी। विक्रांत, जरा सोचिए, आपकी कार जो है, जो 4 पहियों पे चलेगी, उसमें आप इतनी चीजें देख रहे हैं। ये जो सरकार चलेगी ना, इसके पहिए भी आप और मैं ही हैं, और ये हमें अपने तरीके से चलानी है। एक्चुअली नवेद भाई, प्रॉब्लम ये है कि कुछ ना कुछ काम आ जाता है, छुट्टी होती है उस दिन तो। विक्रांत, आप ये बताएंगे कि कोई ना कोई काम जब क्यों नहीं आया जब आप कार ले रहे थे? और आई एम श्योर जब आप कार लेने गए हुए होंगे डीलर के पास, तो भी इतने ही काम आए होंगे आपकी जिंदगी में। बल्कि डीलर के पास जाके कार चूज करना, कार को लेना, वहां पे चेक देना, वहां पे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करना, 4 घंटे लग गए होंगे। घर से पोलिंग बूथ तक, कार छोड़ के सरकार बनाने तक आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगता, अगर आप लंबी लाइन में भी लगेंगे तो। विक्रांत, आपको बुरा लग रहा था ना कि आपके हिसाब से अगर कार नहीं है। विक्रांत, ये सोचा करिए कि आपके हिसाब से अगर सरकार नहीं तो फिर 5 साल तक बुरा लगेगा। आई एम सॉरी, मैं ऐसे आपको समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन कभी कभी चीजें ऐसी समझ में आती हैं। बल्कि आप वोट करिए और लोगों से कहिए, जो लोग नहीं करते, कि वोट करिए। एक ही चीज है हमारे पास जिसमें 100% मर्जी हमारी चलती है, और किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता अपनी मर्जी के अलावा। वोट डालिएगा, 8 तारीख को दिल्ली में चुनाव है। नवेद भाई, आपसे मिलना भी था मुझे। जरूर मिलिए, 9 तारीख को ही मिलिए, लेकिन नीले निशान के साथ। अगर ये नीला निशान नहीं है तो मैं नहीं मिलूंगा आपसे। विक्रांत, आई एम सॉरी एंड आई लव यू भाई। थैंक यू सो मच। लव यू टू नवेद भाई। बाय बाय बाय। हेलो
मैं अविनाश जी से बात कर रहा हूँ। जी बोल रहे हैं। अविनाश जी नमस्कार। मैंने एक्चुअली आपका ये पेपर में भी देखा था और मेरे एक कलीग हैं, उन्होंने आपका नंबर दिया था। आपका मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लाजपत नगर में मैरिज ब्यूरो है। जी जी जी। तो मैं असल में मैं एज अ बाप मैं भी फिक्रमंद रहता हूँ औलाद की तरफ से कि भैया अब उम्र हो गई, अब शादी कर लेनी चाहिए। तो मेरे को किसी ने बताया कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, जितने रिश्ते आपने कराए हैं वो काफ़ी लोग तारीफ़ भी कर रहे थे। अविनाश जी मैं आपको बिल्कुल साफ है बताऊँ, काफ़ी तारीफ़ें भी करी हैं। तो ये क्या प्रोसेस क्या है आपका, क्या प्रोसीजर होता है इसमें? तो सर होता कुछ नहीं है, आप बस हमें डिटेल दे दीजिए जिनकी भी आपको शादी करानी है और हम सूटेबल पार्टनर ढूंढ लेते हैं, फिर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो डिटेल मैं आपको दे देता हूँ, आप अगर नोट कर लें, क्योंकि वैसे तो मैं पर्सनली आऊँगा आपके पास, आप नोट कर लीजिए। एज का मैं बता देता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बताओ, आप बताइए, डिटेल बताइए। एज आप एज नोट कर लीजिए 29। ठीक है। अविनाश जी आप इनकम भी आप कृपा है ऊपर वाले की कि बच्चों को पढ़ाया तो इस लायक हो गए हैं। 15 लाख पर एनम का पैकेज है। 15 लाख। हाँ जी 15 लाख। प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर रेप्यूटेड डॉक्टर या हाँ। तो इसमें बस यही है, बाकी मैंने आपको बता दिया है कि एक जो चीज़ कमी रहती है ना, मेरे को एज अ बाप मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि औलाद अपनी है तो ना बताएं, बस एक जो मेरे को कमी लगती है कि बाप की बात ना मानना। कभी रात को घर देर से आना, फिर ये है कि 2-2 दिन तक पता चला कंपनी का टूर गया हुआ था। ये सब मेरे को नहीं सर, ये तो आजकल के बच्चों का जी चलता ही है। आप नाम बताएंगे बेटे का? अविनाश जी बेटा नहीं बेटी। घूम गया सर आपका। और असल में अविनाश आप ही का नहीं, ये जितने लोग देख रहे हैं ना और जितने सुन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबका सर घूम गया कि ये हो क्या गया। अविनाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। पिछले 2 सालों से एक भाई साहब आपके यहाँ जाते हैं अपने बेटे के रिश्ते के बारे में, और आप हमेशा उनसे ही कहते हैं कि अपनी बेटे के लिए बेटी ऐसी देखें जो घरेलू हो, सुशील हो, खाना अच्छा बना लेती हो। क्यों? और अविनाश एक बात बताऊं, ये गलती तुम्हारी भी नहीं है, ये गलती इस माशरे की है, सोसाइटी की है। ये ना हमारे दिमाग में आ गया था। असल में जब मैं ये बोल रहा था ना, ये सब लोगों ने समझ लिया होगा कि मेरे बेटे के रिश्ते की बात कर रहा हूं मैं। ये जब सारी चीजें आती हैं तो इसमें बेटा ही क्यों जुड़ जाता है? ये किसी ने उसूल बना लिया था शुरुआत में ही। सर ये ऐसा शुरू से ऐसा ही होता है। तो होता होगा अविनाश, अब नहीं होगा ऐसा। अब रिश्तों में भी ऐसा नहीं होगा कि एक ऐसी लड़की की शादी हो सकती है जिससे खाना बहुत अच्छा बनाना आता हो, एक ऐसी लड़की से शादी होती है। और सुनो मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूं, मुझे बहुत हैरत होती है अविनाश, और सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, ये ऑफिस में और ये इनके ऑफिस में भी होता होगा। अगर किसी लड़की का पता चल जाए कि वो मैरिड है, ऑफिस आती है और उसका एक बच्चा है छोटा 6 महीने का, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि बच्चा किसके पास है। ये बाप से क्यों नहीं पूछा जाता कि बच्चा किसके पास होगा ऑफिस देखने के बाद? जहां शादी की उम्र होने को आई, बस पीछे पड़ जाना कि शादी का क्या प्लान है। लेकिन लड़के के पीछे क्यों नहीं पड़ते कि शादी का क्या प्लान है? और सबसे शर्म की बात, शादी के बाद जॉब कंटिन्यू रखनी है या फिर छोड़ देनी है, यह फिक्र लड़कों को भी तो होनी चाहिए ना। अविनाश ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी भी नहीं है, ये कमियां हम सब में हैं। मतलब किसी लड़की को अगर गाड़ी की चाबी उसके हाथ में देख ली और वो चलाने की बात कर रही है कि तुम बैठ जाओ, तो सबसे पहला सवाल, सही चला लोगी? क्यों भाई, तूने बनाई है, तूने इजाद करी है, तू जब पैदा हुआ था तो गाड़ी में पैदा हुआ था और वो चल रही थी। सबको आती है, एक जैसी आती है गाड़ी चलानी, ये दिमाग से निकालो यार। परेशानी की बात यह भी है अविनाश कि अब भी हम यही समझा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बार बार ये कहता हूं कि इस बारे में बात करनी क्यों पड़ रही है हमें? ये तुमने कोई इतनी बड़ी गलती करी नहीं है, ये गलती हम सबसे हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे करके इन गलतियों को खत्म कर देंगे हम, ये दिमाग से निकाल देंगे कि जो मैं रिश्ते की बात कर रहा था ना, ये सारी क्वालिटीज एक लड़की में हो सकती हैं, बल्कि हैं। पूरी जिंदगी हो गई सुनते सुनते कि मां के हाथ का बना खाना खिलाऊंगा। क्यों नहीं होता है कि बाप के हाथ का बना खाना खिलाऊंगा? जब हाथ बन रहे थे, जब जिस्म बन रहा था और हाथ बन रहे थे, तो उस पर लिख दिया गया था कि इन्हीं हाथों से रोटियां पकेंगी। तो सर आप एक काम करना ना, जब आपकी बेटी हो, आप उससे रोटियां मत बनवाना, आप उसे पढ़ाना, तब आपको पता चलेगा। वैसे यही उम्मीद थी मुझे इनसे कि फोन काटेंगे। इस वुमेन्स डे काम करिएगा, जो ये कह रहे हैं ना वही करिएगा। अपनी बेटी को सिर्फ पढ़ाना और लिखाना है, रोटियां नहीं बनवानी, ताकि आगे चल के वो हजारों लोगों की रोजी रोटी चला सके। थैंक यू सो मच। हेलो जी। हाँ जी सर, मैं ये बिट्टू बोल रहा हूँ, ये वर्कशॉप से। आपने गाड़ी दी थी ना जिसके इंजन में प्रॉब्लम हुई है?
यार गाड़ी का इंजन सीज हो गया है यार, पता नहीं ये कैसे हुआ है, क्या नहीं हुआ है। गाड़ी मैंने तो ठीक ठाक छोड़ी थी। वही नहीं, वो लड़के तो लगे हुए हैं काम पे। सर वो रीजन तो पता चल गया कि इंजन सीज क्यों हुआ है। लास्ट वीक हुआ है ना ये। 5 दिन में तुम्हें पता लग रहा है कि रीजन क्या है? नहीं, मैनेजर साहब ने कहा था, आपने पूछा भी था ना कि इंजन सीज क्यों हुआ है। सर ये वजह पता चल गई। मैं कह रहा हूँ आगे फ्यूचर में ख्याल रखना आप। अरे फ्यूचर में ख्याल रख लूंगा, पर 6 5 दिन में तो गर्मी से जवाब दे रहे हो। नहीं, आई एम सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ये इंजन सीज क्यों हुआ है। सर असल में प्रॉब्लम क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। इसमें सर क्या होता है, इसमें आई एम श्योर आपने जब गाड़ी चला रहे थे ना, एक्सीलेटर जब दबाते हो आप, हाँ, तो आपके पैर के नाखून बड़े हुए हैं ना कुछ। भाई एक बात बता मुझे, तेरे मेरे पैर के नाखून और एक्सीलेटर से क्या लेना देना है? सर यही तो आपको नहीं मालूम ना सर। पैर के नाखून जब बढ़ते हैं ना, तो पैर के नाखून से क्या होता है, डेंसिटी। यार आप एक तो गाली दे रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचर में क्या करना है। अरे तो पैर के नाखून और एक्सीलेटर का लेना देना क्या है भाई? सर पैर के नाखून बड़े होंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ेगी, आपका प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, इंजन के आरपीएम ज्यादा हो जाएंगे, आरपीएम ज्यादा होने से। और सर ये नाखून की भी बात पूरी नहीं है सर, आपका इंजन पूरी तरह सीज नहीं होता। आपने डिक्की खोली होगी, अकेली डिग्गी में भी दिक्कत थी, अब तू उसका भी कोई बता। नहीं डिक्की वही बता रहा हूँ ना, आपने डिक्की 100% उल्टे हाथ से खोली है, इसलिए प्रॉब्लम हुई है, इंजन सीज हुआ है। ये इंजन और ये नाखूनों के जीन से क्या लेना देना, पागल है? अगर इंजन और नाखून का कुछ लेना देना नहीं है तो कोरोना और देखने का क्या लेना देना है? कौन बोल रहा है ये जरूरी नहीं है, क्या बोल रहा है ये बहुत जरूरी है। जो रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, फोन मत काटना, मेरी बात सुनो। इस वक्त ये बहुत जरूरी है तुम्हें बताना, और तुम्हें ही नहीं पूरी दुनिया को बताना। ये क्या बकवास करते हो तुम? फेसबुक पे क्या लिखा है तुमने कि किसी को अगर कोरोना है, अगर वो किसी को देख भी लेगा तो दूसरे आदमी को कोरोना हो जाएगा। तुमने ये तक पोस्ट कर दिया कि किसी को अगर बुखार है तो उसमें फोन तक बात मत करो उससे। अरे भाई ये तो मैंने आया था मेरे पास, मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये भी तो आया तुम्हारे पास जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर पैर के नाखून बड़े रहेंगे तो इंजन सीज हो जाएगा। ये भी करोगे तुम मारे लागे? नहीं भाई ये तो ना करो, ये तो पागल बात है। ठीक है, तो वो भी तो पागल बात है, तुमने आगे कर दी। मैं तुम्हें फोन पता है क्यों कर रहा हूँ? इस वक्त कोरोना से इतना खतरा नहीं है जितने कोरोना से जुड़ी हुई है जो रूमर्स चल रहे हैं ना, जितनी ये बकवास बातें चल रही हैं, इससे ज्यादा खतरा है। हम वैसे ही इतने सब परेशान हैं, इस बीमारी से लड़ना है हमें, लेकिन उससे ज्यादा परेशानी होती है जब तुम जैसे लोग ऐसी बेवकूफी करते हैं और पता नहीं कितने हजारों लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, और फिर वो अपनी अकल नहीं लड़ाते, वो भी डॉक्टर बन जाते हैं। हर दूसरा आदमी कोरोना में डॉक्टर स्पेशलिस्ट बन गया। यार ये मत करो प्लीज। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि कोरोना को रोक लेंगे, ऐसे दिमागों को कब रोकेंगे यार हम? इस वक्त जब इंसानियत पे वैसी बहुत परेशानी है, इंसान खुद परेशानी क्रिएट कर रहा है कि नहीं रूमर्स बना दो, बालों से होता है कोरोना, देखने से होता है कोरोना, किसी से फोन पे बात मत करो कोरोना होता है। अगर मुझे कोरोना है तो तुम्हें हो गया अब तक कोरोना? यार जो मेरी बात सुनो प्लीज, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि मैं कितने बेवकूफ हो यार तुम। मैं ऐसे कभी किसी से बात ही नहीं करता हूं। तुम्हारी टाइमलाइन पे जाके देखा था मैंने, तुम्हारी टाइमलाइन पे पिछले 5 दिन से यही चल रहा है, कोरोना ऐसे भी हो जाता है वैसे भी हो जाता है। तुम जानना चाहते हो, बल्कि तुम नहीं आप सब जानना चाहते हैं। ये बेवकूफ लोग बहुत डराते हैं, इनको खुद को अकल होती नहीं। प्लीज अपनी अकल लड़ाइएगा। और राजू तुम फोन मत काटना, ये डॉक्टर हैं, ये बताएंगे कि कोरोना किन चीजों से होता है। डॉक्टर जरा प्लीज इन जैसे लोगों को बताइए कि किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ये फोन लाइन पे है मेरे साथ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जरा प्लीज बताइए किन किन चीजों से फैलता है कोरोना? देखो मैं कोरोना के बारे में एक ही बात बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर आपको किसी तरह से भी कोई खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है या रनिंग नोज है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आप मास्क लगा सकते हैं और परिवार में या बाहर वालों से थोड़ा सा 1-1.5 मीटर का गैप पे बात करिए। अदरवाइज सोशल मीडिया पे अफवाहें मत फैलाएं कि ये कैसे फैलता है। टेलीफोन से बात करने में कोई भी किसी तरह से भी अफवाहें मत फैलाएं। ये एज ए डॉक्टर भी बताना चाह रहा हूँ आपसे, और एज ए जनरल पब्लिक भी बताना चाह रहा हूँ, इट्स ऑल राइट। एंड डॉक्टर गुप्ता ये भी क्लियर कर दीजिए जो सुन रहे हैं, हाँ जी, कि किसी को देखने से कोरोना नहीं होता है। देखने से बिल्कुल भी कोरोना वायरस नहीं फैलता। हाँ जी। अब मेरे ख्याल से दिल्ली आप सारी बात समझ गए होंगे। डॉक्टर गुप्ता थैंक यू सो मच, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोरोना जल्दी चला जाएगा। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू। समझ गए तुम? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू नवाज भाई। अब तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कभी जिंदगी में, मत करना। और सुनो, जितना कोरोना फैल रहा है ना, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसी चीजें ज्यादा फैलाएं। तो बताओ अब लोगों को जाकर
कि कितनी चीजों से हो रहा है कोरोना और कितनी चीजों से नहीं होता। कोरोना से मरे ना मरे, इस जहालत से और बेवकूफी से मर जाएंगे हम लोग। आई एम सॉरी एंड थैंक यू सो मच। अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम्हारे पेज पे आकर जितने लोगों ने फॉरवर्ड किए हैं उन सबको बताओ कि इस चीज से नहीं होता कोरोना। मैं करूंगा, मैं करता हूँ। थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी सर, कहाँ पे हैं आप? अभी घर पे नहीं है क्या? नहीं, मैं बाहर आया हूँ मार्केट तक। बताइए कौन? ममता के हस्बैंड बोल रहे हैं, आपका जो मेड है ममता। हम अभी घर आए तो बीवी जी भी नहीं है। ममता ही बोली है कि बीवी जी और साहब भी घर से बाहर है। सर कई बार सोचा था आपसे बात कर लें, लेकिन थोड़ा झिझक हो रहा था। नहीं, देखिए, अगर आप पैसों की बात कर रहे हैं तो वो मैं ऑलरेडी अभी ममता जी के जस्ट थोड़े टाइम पहले नहीं, वो तो हमको ममता ने बताया है कि आपने भी 5 रुपए बढ़ा दिया है। अब वो ममता हमको बताया। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हम अभी आप ही के घर से बात कर रहे हैं, ममता साथ में है। सर जरा ममता को 2 घंटे के लिए हम बाजार तक ले जा रहे हैं। उनको मूलचंद का पराठा खिलाना था, बहुत दिन से सोच रहे हैं। अरे बट घर पे बच्चा अकेला है और बीवी मेरी वाइफ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। 2 घंटे में आ जाएंगे। अरे आप होश में है क्या? आप मेरी बीवी बाहर है, मैं बाहर हूँ, बच्चा घर पे अकेला है और आप ऐसे घूमने निकल जाएंगे क्या? सर तो हम उसको पहले बोल दिए थे, सिर्फ 2 घंटे की बात है सर। वो पराठा खा रहे हैं फिर आ रहे हैं, मुश्किल से ज्यादा थोड़ी जाएंगे। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? बाहर जाने के पराठे खाने के पैसे देते हैं क्या हम लोग? इतनी सी बात तेरे समझ में नहीं आ रही? घर पे रुकना तो घर पे रुकना। तो इतनी सी बात तो आपके भी काहे समझ नहीं आ रही है क्या? जब कंपनी ने आपको बोला है वर्क फ्रॉम होम, तो ये गोवा का प्लान बनाने का जरूरत क्या है मिस्टर? आई एम सॉरी टू से, अब मेरे को अपना आवाज बदलना पड़ेगा ताकि आपको और समझ में आए। तो देखिए मैं रेडियो मिर्ची पे कितना लोगों को ये समझाऊं और किस किस जुबान में समझाऊं। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड यार। आप पढ़े लिखे इंसान होने के बावजूद ऐसी हरकत कर रहे हैं। आपको मालूम है ये चीज कितनी आसान है ना आपके लिए कि वर्क फ्रॉम होम। ये मुझे पता चल गया कि आपने गोवा का टिकट बुक कर लिया है। आपको इस चीज पे शर्म नहीं आ रही? जिस चीज के लिए, और ये सोचिए इस वक्त जो हालात है ना, इतनी बड़ी बेवकूफी दिखाई है आपने। कंपनी ने आपको वर्क फ्रॉम होम की इजाजत इसलिए दी है ताकि आप सही वक्त पे काम कर सकें, और अगर कोई भी इस बीमारी का शिकार है तो ये बीमारी ज्यादा ना फैले। दिल जल रहा था ना कि ममता को इस बात के पैसे देता हूं कि मैं घूमने के लिए। इसी तरह कंपनी का दिल जलता होगा। और सुनिए, कंपनी भी नहीं, हम सबका नुकसान कर रहे हैं यार आप इस तरह घूम के। यार आप लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आ रही बात? थोड़े दिन घर पे रुक जाइए। डिनर के प्लान्स, पार्टी के प्लान्स, गोवा जाने के प्लान, आउट ऑफ इंडिया जाने के प्लान्स पूरी जिंदगी कर लेने का अगर जिंदा रहोगे तो। और कभी आपने ये सोचा है कि अगर सोचिए ये बीमारी किसी को भी ना हो, खुदा न खास्ता, इसका कितना आसान तरीका है। सिर्फ घर पे रहिए, सैनिटाइज करिए अपने आप को, बार बार लोगों से कम मिलिए बस, और काम करते रहिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी तरह लोग लापरवाही करने लगेंगे काम में तो कोरोना से तो बच जाएंगे। इकोनॉमी की जो मार पड़ेगी ना हम पे, उससे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मैं सही बताऊं, आपको बच्चे की फिक्र नहीं है। आप बेकार की बात कर रहे थे कि बच्चा घर पे अकेला है। बच्चे की फिक्र अगर वाकई में होती ना तो आप इस पर घूमने ना जाते। और कमाल की बात यह है कि जो जवान लोग हैं ना, ये अपने ही चला रहे हैं कि यार हमें कुछ नहीं होगा, हम तो सरवाइव कर लेंगे। बात आपकी नहीं है, ये बात बूढ़ों और बच्चों की भी है। ये किसी की भी वजह से किसी को भी हो जाए, इसमें कितने अफसोस की बात है यार। सिर्फ अपनी केयर करनी है और अपने बराबर वालों की, ताकि वो आगे ना बढ़े। हाँ भाई, मैं ऑलरेडी डबल माइंडेड था थोड़ा इस चीज को लेके कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ जाके। आप पहली बात तो डबल माइंडेड अब नहीं है, आप नहीं जा रहे हैं, क्लियर। ये मेरी मोहब्बत समझ लीजिए कि मैंने आपका नाम तक बताया नहीं है, वरना ये भी कर सकता था कि मैं आपकी कंपनी में ये ऑडियो भेज देता और आपका नाम पता चलता। यार इस बात को समझिए ना कि कंपनी को ट्रस्ट है आप पर, हम सब पर। आपको मालूम है मैं इस वक्त स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, मेरे स्टूडियो में कोई नहीं है इस वक्त। मैं यही फिक्र करके कि यार आप लोगों को समझा दूं, ये बहुत बड़ी परेशानी है इंसानियत पर, लेकिन इसको खत्म करने की बहुत आसान तरीके हैं। लोगों से कम मिलिए, हाथ पैर साफ रखिए, बच्चों को समझाइए, एजुकेट करिए इसके बारे में। यार पिकनिक पूरी जिंदगी मना लेना यार। नहीं नवीद भाई, आपने समझा दिया। मैं प्लीज आप ये जिंदगी में कभी काम नहीं करेंगे ऐसा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और मैं फोन रख रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। जी थैंक यू नाविद सर, एंड आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, यू टेक केयर, बाय। Hello. Yeah, hi. Is that? Yes, when was calling? I'm विपुल। आपके पास 2 मिनट हैं? I got to know आपके 1.5 साल पहले फ्रैक्चर हुआ था। एक्चुअली मैं बताता हूँ, आपका एक कॉमन फ्रेंड है अनुज ने मुझे नंबर दिया था।
तो 1.5 साल पहले आपका फ्रैक्चर हुआ था, आई थिंक प्लास्टर वास्टर चढ़ा था। या बट आपको क्या काम है? वही तो मैं इसलिए फ़ोन किया क्योंकि मेरे ना, आई एम नॉट श्योर, मेरी उंगली में, ये सीधे हाथ की उंगली में ना मुझे लग रहा है कि शायद फ्रैक्चर है। तो मैं डॉक्टर के पास भी आया हुआ था, मैंने सोचा आपसे थोड़ा सा पूछ लूँ कि आपका कितने दिन में ठीक हो गया था? 3 महीने प्लास्टर था मेरा, बट आई गॉट फाइन आफ्टर दैट। नाउ यू आर फाइन, राइट? अभी फाइन? या लेकिन यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मैं हाँ, but what happened? I'm not understanding. आप नो, मुझे ना मेरा ये जो इसको क्या बोलते हैं यार, ये उंगली का एक वो होता है ना हिस्सा, इसमें मुझे दर्द है। तो मैंने तो सोचा था मैं हाथ कटवा लूं ये। Are you mad? You have pain in just one finger and you're trying to cut your entire arm. I'm not understanding. Why don't you go to the doctor and just get your fracture fixed? तो ये फ्रैक्चर करवाने से मेरा ये ठीक हो जाएगा, पेन वेन जो है, बोन जो है? हाँ, तो मेरा भी तो हो गया ना। This is the only solution. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन कि अगर उंगली में दर्द हो तो मैं हाथ ना कटवाऊं। Listen, you're irritating me now. If you're not understanding, I'm just gonna put the phone down. No, please. But thank you so much for this solution, क्योंकि आपने मुझे solution दे दिया। Are you crazy? This is such a simple solution. Everyone knows this. और कैसे समझाऊं? अपने आप को समझाइए। Please don't hang up. I'm Navid. I'm calling from Radio Mirchi. I'm so happy कि आपने मुझे solution दिया है। One of your friend, उसने मुझे बताया कि अभी recently आपका breakup हुआ है। And I know आपकी intention ना हो, लेकिन आपने स्टोरी डाली Instagram पे कि आपका दिल करता है कभी कभी कि सुसाइड कर लूं। अगर उंगली में दर्द हो तो उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हाथ काट दिया जाए। इसी तरह अगर दिल परेशान हो तो उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि अपने आप को खत्म कर दिया जाए। मुझे सही से समझाना पड़ेगा आपको, और सिर्फ आप ही को नहीं, बहुत सारे लोगों को। आपको मालूम है ये बहुत लोगों ने आसानी से दिमाग में डाल लिया है कि छोटी छोटी बातों का सॉल्यूशन सुसाइड हो सकता है। क्यों? सुसाइड लफ्ज भी निकालना या उस पे अमल करना सिर्फ और सिर्फ नुकसान उसका होता है जो ये करता है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे हालात में इंसान ये क्यों नहीं लगता कि मैं अब नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी या नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा, क्योंकि जीना है। को मालूम है इस वक्त कोविड-19 में पूरी दुनिया क्यों मास्क लगा रही है? क्योंकि सब जीना चाहते हैं। इस बात को समझिए, जब आप पैदा हुई होंगी ना और पहली बार नर्स ने आपको आपकी माँ की गोद में दिया होगा और उनके हाथों में दिया होगा, आई एम श्योर उससे पहले आपकी मदर की लाइफ में भी पता नहीं कितनी परेशानियां आई होंगी। आप इस दुनिया में हैं क्योंकि आपकी माँ ने हिम्मत से काम लिया। बहुत सारी परेशानियां आई होंगी हमारे माँ बाप की जिंदगी में। आपको मालूम है दुनिया की सबसे ज्यादा तकलीफ होती है डिलीवरी में। 9 हड्डियां अगर आप एक साथ तोड़ देना, इतना दर्द महसूस होता है एक डिलीवरी में, ये जो औरत बर्दाश्त करती है। और डिलीवरी करने के बाद, उस बच्चे को पालने के बाद अगर ये बच्चा फैसला ले ले तो माँ बाप पे क्या गुजरेगी ये सोचिएगा कभी। प्लीज क्राई एंड टॉक टू मी। मुझसे बात करिए। कितने साल हो गए आपके रिलेशन को? एंड हाउ ओल्ड आर यू? 26। इसका मतलब ये कि 24 साल की जिंदगी में आया था जब आप 24 साल की थी। 1 साल से लेकर और 24 साल की जिंदगी तक ये इंसान आपकी जिंदगी में नहीं था। आप जी रही थी ना, आप खुश थी। सबसे ज्यादा अजीब लगता है मुझे जब किसी इंसान की वजह से कोई दूसरा इंसान जान दे दे। आप क्या चाहती हैं? उसने धोखा दिया है ना, उसने धोखा दिया इसलिए बुरा लग रहा है। सोचिए आपकी जान को कितना बुरा लगेगा, आपके माँ बाप को कितना बुरा लगेगा, क्योंकि आप अपने माँ बाप को उस धोखे से भी बड़ा धोखा देंगे। तो माँ बाप क्या करें? आपके जाने के बाद वो भी सुसाइड कर ले। टेल मी वन थिंग, आप घर से बाहर निकल रही हैं आजकल? Yes. Do you wear a mask? Yes. Why? Because I know, क्योंकि आपको मालूम है कि वायरस अगर आपके अंदर चला गया आपकी जान जा सकती है। जब इतना दिमाग हमारा चल सकता है तो इस मामले में क्यों हम अपनी जान के पीछे पड़ जाते हैं? मैं दावे के साथ बता रहा हूं, जिस दिन हमने चुप रहना छोड़ दिया और बात करनी शुरू कर दी, ये चीज खत्म हो जाएगी। Navid, thank you so much that you spoke to me and made me understand this. I'm never going to think about it or do it ever again, and that bastard can go rot in hell. प्लीज ऐसे कभी जिंदगी में मत सोचिएगा। प्रॉमिस कभी नहीं सोचेंगे? नहीं। You take care and हिम्मत से काम लीजिएगा।
Thank you so much, Naveed, that you spoke to me. Talk to my parents today only, and I'll give them a tight hug. And प्लीज just tell प्लीज them- गो, प्लीज गो अभी, फोन रखते ही। अगर आपको भी कभी ऐसा फील हो ना जैसा ये सोच रही थी, तो ये जो दिल है ना, इस पे हाथ रखिएगा। अगर आप धड़कन फील कर पा रहे हैं तो चीजें बेटर होने की पॉसिबिलिटी है, सिर्फ ये सोचिएगा। प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू। हेलो हेलो हाँ जी सर, मैं एक एजेंसी से बोल रहा हूँ आपके। मैं रैंडमली लोगों को कॉल कर रहा हूँ। आपके घर कोई बूढ़ा ज़ईफ इंसान है, कोई एजेड इंसान रहता है आपके घर में? हाँ जी मेरे पिताजी हैं। अच्छा, आपके पिताजी हैं। क्या एज है सर उनकी? लगभग 70। आप प्लीज़ मेरी बात करा देंगे उनसे, क्योंकि मैं एक सर्वे कर रहा हूँ तो थोड़ी सी बात करना चाह रहा था उनसे। अच्छा मैं फोन देता हूँ। ये किस चीज का सर्वे? सर आई एम सॉरी, मैं उन्हीं को बताऊंगा कि ये किस चीज़ का सर्वे है, तो आप अगर ले जाएंगे एक बार तो मैं होल्ड कर लेता हूँ। ठीक है। जब तक ये लेके जा रहे हैं ना अपने पापा के पास, आपके घर पे भी कोई ज़ईफ बूढ़ा इंसान हो, प्लीज़ ये वीडियो देखते देखते उन तक ले जाइए। प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी लेके जाइए। हेलो 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 सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर कैसी चल रही है लाइफ? नहीं बेटा, बस कट रही है जैसे तैसे। अच्छा हाँ बताइए, आपको किस चीज का सर्वे करना है? सर, मुझे कोई सर्वे नहीं करना। आई एम सॉरी मैंने ऐसे आप तक फोन पहुंचवाया। बस सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं होगा सर आपको। मुझे लगा मुझे आपको कह देना चाहिए, और आप खुद जानते हैं सर कि कुछ भी नहीं होगा। आपकी उम्र के लोगों से कहना चाह रहा हूं, कुछ भी नहीं होगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूं। अगर आप 1 मिनट मुझे देंगे ना, मुझे लगेगा कि आज पूरा दिन मेरा बन गया। सर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, मुझे पता चला था कि आप बहुत मायूस हैं आजकल। सर आप जरा इस बात को समझिए, आप 70 साल के हैं। इन 70 सालों में इतनी बड़ी बड़ी परेशानी आपने ऐसे चुटकी से भगाई है सर। सर वो आप ही हैं, वो ही वाले आप हैं। कुछ भी नहीं होने वाला सर, प्रॉमिस, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू बेटा, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन फिलहाल मैं काफी बोर हो रहा हूँ। आई नो सर, आई नो। आप, मुझे मालूम है आप बोर हो रहे हैं, आप बोर हो रहे हैं। हम सब आपसे वादा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं। जरा मेरे बेटे को समझाओ कि कम से कम हफ्ते में एक बार तो मुझे गाड़ी में बाहर ले जाए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझाऊंगा। उनको ले जाना पड़ेगा आपको हफ्ते में एक बार गाड़ी में घुमाने, लेकिन आप प्रॉमिस करिए कि आप मास्क लगा के और सैनिटाइजर साथ लेके जाएंगे। पक्का। 1 सेकंड सर, आप होल्ड करेंगे प्लीज? हाँ सर, आप होल्ड करिएगा, फोन मत काटिएगा। फिर बहस कर रहे हो यार। मैं कह रहा हूं ना किशोर कुमार ने गाया, मतलब मैं गलत कह रहा हूं किशोर कुमार ने गाया है? तुम्हें ज्यादा नॉलेज है? सर आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी यहां पे बहस हो गई है। किस बात की बहस हो गई? सर बहस इस बात पे हो गई, ये गाना हम सुन रहे थे, मैं कह रहा था किशोर कुमार की आवाज में है, इन्होंने कहा मोहम्मद रफी की आवाज में। सर भैया आप ये गाना सुनिए। सर आप हो सकता है थोड़ी हेल्प कर दें, ये सुनिए किसने गाया है। ये गाना तो हेमंत कुमार ने गाया है। हेमंत कुमार ने गाया? सर मतलब कुमार ने गाया, मैं रफी ने गाया है। सर इसका मतलब हम दोनों गलत हैं, आप सही हैं। सर आर यू श्योर? आर यू श्योर? जो आप बता रहे हैं वही जवाब है? आप एक बार चलाइए। मैं चला रहा हूं। सर कमाल है, कमाल है आप। समझाया ला है बेचारा। सर आप ना होते ना तो हमारी बहस चलती रहती है। देखिए ये भी गलत है, मैं भी गलत हूं, आप सही थे और हमेशा से आप बुजुर्ग ही सही रहे हैं।
ठीक है? थैंक यू बेटा, ये गाना सुनकर मेरे को जोश आ गया है और आज मैं गाने ही सुनूंगा। यस, गाने सुनिए यार, गाने सुनिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय बाय।